ओके सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने एंडोमेट्रियल चेंजेस पढ़ने हैं। इससे पहले हम ओवेरियन चेंजेस या ओवेरियन साइकिल को और ओवरऑल एंडोमेट्रियल चेंजेस को भी डिस्कस कर चुके हैं। आपको पता होगा कि एंडोमेट्रियम में आप क्या क्या चेंजेस आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, चूँकि ये डिस्कस करना ज़रूरी है। सो हमने कहा कि जो आपका एंडोमेट्रियम है इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि इसके अंदर जो भी चेंजेस आएंगे वो चेंजेस रिस्पॉन्सिबल हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन के लिए। अब एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन क्या होती है? यस, वेरी गुड। एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि जो ब्लीडिंग होनी है, और वो जो ब्लीडिंग होनी है वो बेसिकली क्यों होनी है? एंडोमेट्रियम में चेंजेस की वजह से होनी है। सो इसलिए हम लोग अब इन एंडोमेट्रियल चेंजेस को डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको यहाँ ब्रीफली थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर मैं आपको प्रॉपर डिस्कस करती हूँ। बेटे, जो एंडोमेट्रियम है ना उसमें 3 चेंजेस आते हैं। नंबर 1 ये कि एंडोमेट्रियम के अंदर प्रोलिफरेशन होती है, जो हमने पहले भी पढ़ा, अप टू 14th डे। ठीक है। फिर जब एलएच सर्ज आता है, ये एस्ट्रोजन की वजह से होती है। फिर एलएच सर्ज आता है, एलएच की वजह से पीछे कॉर्पस ल्यूटियम रहता है, वो प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। उस प्रोजेस्टेरॉन की वजह से आपका जो एंडोमेट्रियम है उसमें सिक्रीटरी एक्टिविटी आती है, सिक्रीटरी चेंजेस आते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन है तो ठीक है अगर नहीं है तो फिर वो मेम्ब्रेन शेड करेंगी और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुएशन बोलेंगे। यूजुअली हम कहते हैं पहले अप टू 10 to 12 डे या 14 डे प्रोलिफरेशन होती रहती है, फिर 10 to 12 डे सिक्रीटरी एक्टिविटी और 3 to 5 डे फिर मेंस्ट्रुएशन होती है। लेकिन ये हर वुमेन के साथ वेरी करेगा कि उनके साइकिल कितना है। कुछ वुमेन्स का 28 डे का साइकिल होता है, कुछ का 30 का होता है, कुछ का इवन 35 का भी होता है। ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन, ये मैं आपको कैलकुलेट करना बाद में सिखाऊंगी कि कैसे इसका एक MCQ भी आता है, कैसे ये आपने ओव्यूलेटरी डे और प्रोलिफरेटिव फेज और मेंस्ट्रुअल फेज के डेज कैसे कैलकुलेट करने हैं। सो एंडोमेट्रियम के अंदर ना ये 3 चेंजेस आने हैं। ठीक है। अब हम इन तीनों चेंजेस की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल ये समझ लो, मुझे कोई नहीं आती ड्राइंग करनी, ये समझ लो आपका यूट्रस है। ठीक है बेटे, तो यूट्रस के लेवल पे हमने कहा कि सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट वाली जो फेज होती है उसको हम लोग कहेंगे प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो प्रोलिफरेटिव फेज है वो किस तरह से प्रोग्रेस करती है और उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। सो कहते हैं बेटे, जो प्रोलिफरेटिव फेज है आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, यानी मेंस्ट्रुएशन के बाद ये शुरू होती है ना, तो हम ऐसे कर लेते हैं कि आफ्टर मेंस्ट्रुएशन ये प्रोलिफरेटिव फेज शुरू होती है। सेकेंड साइकिल में, फर्स्ट साइकिल में तो सबसे पहले वैसी बात है प्रोलिफरेशन ही होगी। इस प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर बेसिकली ग्लैंड्यूलर और स्ट्रोमल ग्रोथ होती है। क्या होती है? ग्लैंड्यूलर और स्ट्रोमल ग्रोथ होती है। यानी जो पिछले मेंस्ट्रुअल साइकिल में यहाँ से मेम्ब्रेन शेड हो चुकी हुई होंगी, सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन पड़ी हुई होगी जिसको बेसिलस कहते हैं, वहां से अब ये फर्दर मेम्ब्रेन क्या करेगी? प्रोलिफरेट करना शुरू करेगी। यानी बेटे ये मेम्ब्रेन्स जो हैं ये ग्रो करना स्टार्ट करेंगी। कैसे? कि इनके अंदर जो ग्लैंड्यूलर और स्ट्रोमल ग्रोथ है वो इनहेंस हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 कहता है कि जो एपिथेलियल लाइनिंग है, ये एपिथेलियल लाइनिंग चेंज हो जाएगी। पहले यहाँ पे कलमनर सेल्स थे, अब इस कलमनर में से सूडो स्ट्रेटिफाइड, ये डबल डबल ट्रिपल लेयर आ जाएंगी। सो आपके पास सूडो स्ट्रेटिफाइड सेल्स या सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आ जाएगा। ठीक है। सो नंबर 1 स्ट्रोमल ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, और नंबर 2 एपिथेलियल लाइनिंग जो है वो भी चेंज हो गई है। नंबर 3 कहता है कि ओवरऑल अगर एंडोमेट्रियम की थिकनेस देखें एट द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन वो तो 0.5 मिलीमीटर होती है, जितनी कि यहाँ पे थी, लेकिन इस एक्टिविटी में वो 0.5 से बढ़ के 3 to 5 मिलीमीटर तक हो जाती है। थिकनेस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब मुझे बताओ ये सारी प्रोलिफरेटिव फेज हुई किसकी वजह से है? यस, वेरी गुड, एस्ट्रोजन की वजह से। और एस्ट्रोजन कहाँ से आया था? मैं यहीं पे ओवेरियन साइकिल को थोड़ा बहुत रिवाइज करूं तो अपने कहा था FSH होता है और LH आता है एट द स्टार्ट ऑफ साइकिल आपके हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी को सिग्नल्स मिलते हैं, यानी हाइपोथैलेमस से GnRH होता है और वो पिट्यूटरी को सिग्नल देता है। पिट्यूटरी से FSH और LH रिलीज होते हैं। बेटे ये जो FSH थे और LH थे, हमने कहा था ये मिल के एक्ट करते हैं। स्पेशली जो LH होता है ये थीका सेल्स पे एक्ट करता है, तो थीका सेल्स में से क्या बनता है? एंड्रोजेंस बनते हैं। ऐसा ही पढ़ा था ना। और फिर इन एंड्रोजेंस के ऊपर बेसिकली FSH एक्ट करता है, तो इस वजह से एस्ट्रोजन बन जाता है। ठीक है। सो ये साइकिल जो प्रीवियसली आपकी ओवरीज में चल रहा है ये भी आपने याद रखना है। लेकिन चूंकि आपकी बुक में यहाँ पे उसने एंडोमेट्रियल चेंजेस को डिस्कस किया हुआ है तो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोलिफरेटिव चेंजेस किस वजह से आ रहे हैं। ठीक है। अब प्रोलिफरेटिव फेज तो हो गई। नंबर 2 हमारे पास होती है सिक्रीटरी फेज। ठीक है। नंबर 2 हमारे पास क्या होती है? सिक्रीटरी फेज होती है। मैं क्या करूं यार, इसको ये फोन का जो
फ्लश ऑन किया हुआ होता है ताकि लाइटिंग थोड़ा वो ब्राइट हो जाए। ये उसका निशान आता है जो मुझे तो इरिटेट करता है, इसलिए मैं ऊपर ये पेज सा रख देती हूँ। अच्छा, नंबर 2 बेटे अब यहाँ पे आनी है सिक्रीटरी एक्टिविटी। ठीक है, अब ये जो सिक्रीटरी एक्टिविटी है ये आपने बहुत अच्छे से समझनी है, ये आगे आपको हेल्प करेगी बहुत सारी एब्नॉर्मैलिटी समझने में। सो सिक्रीटरी एक्टिविटी से क्या होगा? सिक्रीटरी एक्टिविटी बेटे तब आती है जब आपको याद हो के आपका जो ओवरी था उसके अंदर एक फॉलिकल मैच्योर हो चुकी होती है और उस फॉलिकल के ऊपर कौन आके एक्ट करता है? एलएच। और जब एलएच एक्ट करता है तो क्या होती है? ओव्यूलेशन। और ये जो पीछे रह जाता है ये क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम बेसिकली क्या बनाएगा? प्रोजेस्टेरॉन। और इस प्रोजेस्टेरॉन की वजह से आपका जो एंडोमेट्रियम है वहां पे सिक्रीटरी एक्टिविटी आएगी। सो सिक्रीटरी एक्टिविटी जब आती है तो इसकी वजह से होता क्या है कि आपकी जो प्रोलिफरेशन हो रही थी ना, वो प्रोलिफरेशन खत्म हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है। ये उस प्रोलिफरेशन को स्टेबलाइज कर देता है कि मजीद अब प्रोलिफरेशन नहीं होगी। और ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो प्रोजेस्टेरॉन है वो जाके एक वो निक डाल देता है कि मजीद अब प्रोलिफरेशन नहीं होगी। सो प्रोलिफरेशन को अपोज कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन अपोज करता है। ठीक है, दूसरा काम सिक्रीटरी एक्टिविटी में क्या होगा कि जो ग्लैंड्स थे वो ग्लैंड्स अब टर्टुअस होना शुरू हो जाएंगे, डायलेटेड होना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा बेटे वहां पे स्पाइरल आर्टरीज ग्रो करेंगी। यहाँ पे जो ग्लैंड्स हैं वो टर्टुअस हो जाएंगे और स्पाइरल आर्टरीज ग्रो करेंगी। और इसको कहा जाएगा कि ब्लड सप्लाई बढ़ाओ, ग्लैंड्स बढ़ाओ, उनमें लिपिड वगैरह स्टोर करो ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो गई, एम्ब्रियो आ गया, यहाँ पे इम्प्लांट होगा तो तुमने उसको खुराक देनी है। ठीक है, तो ये अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देता है। सो स्पाइरल आर्टरीज वहां पे ग्लो करती हैं। उसके अलावा कहता है कि बहुत सारा फ्लूइड जो है वो सिक्रीट होना शुरू हो जाता है ग्लैंड्यूलर सेल्स में भी और ल्यूमन में भी। ठीक है, सो फ्लूइड भी वहां पे आना शुरू हो जाता है और एक टेम्परेरी सी लेयर बन जाती है। इस लेयर को हम लोग कहते हैं डेसिडुअल लेयर, जब इसमें ये सारे ग्लैंड्स वगैरह आ जाते हैं बेटे, और इसको हम लोग डेसिडुअल रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, सो सिक्रीटरी एक्टिविटी में क्या हुआ? प्रोलिफरेशन अपोज हो गई और प्रोलिफरेशन के अपोज होने के बाद ग्लैंड टर्टुअस हो गए, स्पाइरल आर्टरीज ने ग्लो किया और ग्रो किया और वहां पे फ्लूइड भी आ गया और डेसिडुअल चेंजेस भी आ गए हैं। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ठीक है, मैं आपको प्रीवियसली समझा चुकी हूँ ना कि अब अगर बेटे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन पीछे जो आपकी यहाँ पे फॉर एग्जांपल ट्यूब्स थी, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा गंदा करके ड्रॉ करती हूँ, और ट्यूब्स थी और ये आपकी ओवरी है, सही है, और यहाँ पे पड़ा हुआ है कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन दे रहा है और इस प्रोजेस्टेरॉन से ये सारे चेंजेस आ रहे हैं। अगर तो बेटे ये जो एग था ना ये फर्टिलाइज हो जाता, फीमेल इंटरकोर्स करती और ये एग जाइगोट और एम्ब्रियो बन के इधर इम्प्लांट होता, तो आपको पता है इसके ऊपर क्या होता है? साइटो एंड सेंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। तो वो सेंसिशियोट्रोफोब्लास्ट फीडबैक सिग्नल देते हैं बीटा एचसीजी के थ्रू आपके कॉर्पस ल्यूटियम को। बीटा एचसीजी वो बनाते हैं कि प्रेगनेंसी है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम फिर 4 महीनों तक प्रोजेस्टेरॉन देता रहेगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई ना, जैसे एक फीमेल है और उसके कोई शादी नहीं हुई या इंटरकोर्स नहीं है या नहीं हुई फर्टिलाइजेशन, तो फिर तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा, एम्ब्रियो इम्प्लांट भी नहीं होगा, तो ये फीडबैक सिग्नल भी नहीं जाएंगे। जब फीडबैक सिग्नल नहीं जाएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम बेटे डीजेनरेट होगा। कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होगा तो प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल होगा। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल होगा तो आपका एंडोमेट्रियम थर्ड फेज में चला जाता है। थर्ड फेज हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं साथ ही ये यहाँ पे। अच्छा, तो कहता है कि आपके पास क्या होगा कि अगर एंडोमेट्रियम अगर यानी इम्प्लांटेशन नहीं हुई और फीडबैक सिग्नल नहीं गया और प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल हो गया तो थर्ड फेज स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन फेज कहते हैं। ठीक है, आपको समझ आ रही है? सबसे पहले बेटे प्रोलिफरेटिव फेज थी, प्रोलिफरेशन हुई एस्ट्रोजन की वजह से, फिर सिक्रीटरी एक्टिविटी हुई प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, और अब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल की वजह से। सो होता क्या है कि आपके पास जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजेनरेट हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल हो जाता है। ठीक है, अब बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल से एकदम शेडिंग नहीं होगी, सीक्वेंस होता है बेटे। सीक्वेंस में वो ये कहता है कि क्या होना है कि आपका जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल होना है ना, तो जो टिश्यूज की तरफ फ्लूइड आ रहा था ना वो फ्लूइड नहीं आएगा। फ्लूइड जब नहीं आएगा तो ये जो स्पाइरल आर्टरीज हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि स्पाइरल आर्टरी की ना वेजो कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। जब स्पाइरल आर्टरी की वेजो कंस्ट्रक्शन होगी तो क्या होगा बेटे? ऑक्सीजन नहीं आएगा तो हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया के बाद क्या शुरू हो जाएगा? इस्कीमिया। ठीक है, जब इस्कीमिया होगा टिश्यू डेड हो जाएंगे तो टिश्यू ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट होगा? टिश्यू ब्रेकडाउन स्टार्ट होगा।
और उस ब्रेकडाउन की वजह से ये एंडोमेट्रियम के जो डेड टिश्यूज हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी ये शेड होंगे। जब ये शेड होंगे तो ये आर्टरीज वगैरह भी जो इसमें ग्रो हुई थी ये भी शेड होंगे, इस वजह से ब्लीडिंग होगी। तो टिश्यू ब्रेकडाउन होगा और एंडोमेट्रियल शेडिंग स्टार्ट हो जाएगी अलॉन्ग विद ब्लीडिंग, और इसको हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। और ये आपकी बुक में उन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि ये होता किस वजह से है, वेजो कंस्ट्रिक्शन और स्पाइरल आर्टरी इस्कीमिया और हाइपोक्सिस की वजह से। ठीक है, उसके बाद कहता है कि ये यहाँ पे जो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और फिब्रिनोलाइसिस एक्टिविटी कम होती है ताकि क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा ना हो, और ये वेजाइनल ब्लीडिंग ऑलमोस्ट 5 से 10 डेज तक जारी रहती है डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट, ये वेरी करता है बहुत सारी औरतों के अंदर। अब यहाँ पे ना उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है, चाहे मैं अब कोशिश कर सकती हूँ थोड़ी सी कि आप लोगों को समझाऊँ। बेटे वो ये कॉन्सेप्ट समझाता है कि ये जो सारा कुछ हुआ ना इसको हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं आर्टिफिशियली भी COCPs की मदद से। ठीक है, या चले मैं आप लोगों को वो आगे समझाती हूँ सारा रेस करके, पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं जो भी आपकी बुक में लिखा हुआ है, या बल्कि हमें शायद रेस करना ही पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है। तो यहाँ तक आप लोगों को ये सारी बात समझ आ गई है, तो अब मैं जल्दी से आप लोगों को दूसरी चीज़ें जो हैं वो बता देती हूँ जो इन्होंने लिखी हुई हैं। ठीक है, तो दूसरी बात बेटे वो ये लिखते हैं कि ये जो सारी चीज़ हुई, पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन नोट लिख देती हूँ और फिर हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। हमें पता है कि FSH और LH, ठीक है, स्पेसिफिकली जो LH था उसकी वजह से, या स्पेसिफिकली हम कह दें इनिशियली जो FSH था उसकी वजह से एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है, और एस्ट्रोजन की वजह से क्या होती है, प्रोलिफरेटिव एक्टिविटी होती है। ठीक है, दूसरी बात हमने की LH आता है जिसकी वजह से LH सर्ज होता है, ओव्यूलेशन होती है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से क्या आती है, सिक्रीटरी एक्टिविटी आती है। फिर हमने कहा कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती और फीडबैक नहीं जाता यानी बीटा HCG नहीं बनता तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होगा, प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल होगा, और इस प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल की वजह से मेंस्ट्रुअल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही हुआ ना, यही पढ़ा हमने अभी तक। अब कहते हैं ये जो सारी चीज़ है ये हम लोग आर्टिफिशियली COCPs की मदद से भी आर्टिफिशियल पीरियड्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। जो ब्लीडिंग हुई है ना ये हम COCPs की मदद से भी कर सकते हैं। अब ये जो COCPs होती हैं बेटे, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है ना, इनमें एस्ट्रोजन भी होता है और इनमें प्रोजेस्टेरॉन भी होता है। ठीक है, तो ये ड्रग्स क्या करती हैं, एस्ट्रोजन जाएगा और जो यूट्रस है उसमें प्रोलिफरेटिव एक्टिविटी ले आएगा। प्रोजेस्टेरॉन जो होगा, ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा कि इधर सारी सिक्रीटरी एक्टिविटी ले आएगा। ठीक है, और ये 21 डे तक हम लोग उनको कहते हैं खाएं। आपने देखा होगा घरों में या कहीं पे भी वो पत्ता होता है, उसमें जो है वो आपके पास 28 गोलियां होती हैं। ठीक है, तो हम उनको कहते हैं कि तीन हफ्ते तो आप ये खाती रहें, तो 21 डे वो खाती रहेंगी तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ये एक्टिविटी आती रहेगी। फिर 21 दिन के बाद हम कहते हैं 7 दिनों के लिए आपने कोई भी गोली नहीं करनी, छोड़ दे। तो जब वो गोली छोड़ देती हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं जाता, तो वही सारी चीज होती है कि प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल हुआ और यहाँ से बेटे शेडिंग स्टार्ट हो गई। तो इसको हम लोग कहते हैं कि हम आर्टिफिशियल पीरियड्स उनमें इंड्यूस करते हैं। और ये वो COCPs इसलिए ले रही होती हैं, वो प्रेगनेंसी नहीं चाहती। जब वो प्रेगनेंसी नहीं चाहती तो इसकी वजह से जो नेचुरल FSH LH है वो तो इनहिबिटेड रहता है, तो ये साइकिल नहीं होता, बल्कि ये हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं। ये एक बात उन्होंने की हुई है। दूसरी बात उन्होंने ये की हुई है कि ये जो पूरा साइकिल था इसके अंदर हमने देख लिया कि एंडोक्राइन इन्फ्लुएंसेस तो हैं, यानी हार्मोन्स तो इन्वॉल्व हैं ही हैं, लेकिन स्पेशली आपने याद रखना है कि प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा प्रोड्यूस होते हैं, उसके अलावा एंडोथेलियन 1 प्रोड्यूस होता है, उसके अलावा प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर फैक्टर प्रोड्यूस होते हैं, और ये वहाँ पे वेजो कंस्ट्रक्शन करते हैं। लेकिन अगर बहुत स्वेयर वेजो कंस्ट्रक्शन होगी तो फिर ब्लीडिंग कहाँ से होगी, वेसल्स तो बहुत सख्त हो जाएंगी। इसलिए इनको अपोज करने के लिए बैलेंस रिएक्शन होता है एंडोमेट्रियम में, वहाँ से कुछ वेजो डायलेटर्स भी प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन E2 हो गया, प्रोस्टासाइक्लिन 1 हो गया, या नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, तो ये वेजो डायलेशन करते हैं, इस वजह से बैलेंस मेंटेन रहता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब अगेन उसने यहाँ पे डिस्कस किया, वो कहता है कि रीसेंट स्टडीज ये शो करती हैं कि जब आपका प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल होता है ना, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल फॉल करते हैं, तो प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल की वजह से जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ना बेटे, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है उनकी सिंथेसिस ज्यादा हो जाती है और उनका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। अब इस यूट्रस वाली जगह पे अगर प्रोस्टाग्लैंडिन्स ज्यादा होंगे तो आपको पता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं।
तो प्रोस्टाग्लैंडिन जब कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो फीमेल को पेन होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स शुरू होते हैं, लेकिन ये प्रोस्टाग्लैंडिन जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सब अच्छे तरीके से जो डेब्रिस है, गंद है, ये निकल जाएगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन से पेन होगा और पेन से ज्यादा ब्लीडिंग होगी और ये अच्छा होता है, ठीक है, ताकि गंद निकल जाए। लेकिन अगर एक वुमेन को बहुत ज्यादा एब्डोमिनल क्रैम्प्स हैं और बहुत हैवी ब्लीडिंग है तो उसमें हम ये प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रोक सकते हैं और ब्लीडिंग को कम कर सकते हैं। सो वो जो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प्स के साथ आती हैं उनमें हम प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर दे सकते हैं। कौन है प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर? यस, वेरी गुड। जैसे कि एनसेड्स हो गए, जैसे कि एस्पिरिन हो गया, जैसे कि आइपोब्रूफेन हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने कॉक्स को इनहिबिट करना है और जब कॉक्स इनहिबिट हो जाएगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस बिल्कुल भी नहीं होगी। अब बेटे क्या हुआ, आखिरी चीज उसने कहा कि ये सब यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो जब ये सब निकल जाएगा तो इस जगह पे अब सिर्फ वही बेसिलस की लेयर रह जाती है, बेसिलस रह जाती है जो कॉम्पैक्टम जो स्ट्रेटम स्पॉन्जियोजम और स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम होती हैं वो आपके पास शेड होती हैं और बेसिलस रह जाती है। ये भी एमसीक्यू में आता है। अब यहाँ पे बेटे रीजनरेशन होगी और रीजनरेशन में वही दोबारा से पाथवे इन्वॉल्व हो जाएगा कि एफएसएचएलएच आएगा और प्रोलिफरेशन और रीजनरेशन होगी। रीजनरेशन में स्ट्रोमल सेल एंजियोजेनेसिस होती है, कुछ एंडोमेट्रियल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं और कुछ एंडोथीलियंस वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मैंने गंद नहीं मचाया होगा, समझ आ गया होगा एंडोमेट्रियल साइकिल की प्रोलिफरेटिव एक्टिविटी, सिक्रीटरी एक्टिविटी और मेंस्ट्रुअल एक्टिविटी। ये सारी बात पढ़ी हमने। मेंस्ट्रुएशन होती क्यों है? स्कीमिया की वजह से, और ये भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। साथ में 2 फार्मा के कॉन्सेप्ट आ गए, सीओसीपीज की बात हो गई और प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स की बात आपको समझ आ गई होगी। और साथ में हम लोगों ने क्या कहा कि रीजनरेशन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। इसमें से कोई भी क्वेश्चन है मुझसे पूछ लें। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग प्यूबर्टी पढ़ेंगे।